हेलो। हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है जी, चलिए एक बार आपके कमेंट्स को मैं सेट कर देता हूं और जी हाँ, आपकी कमेंट जो है बहुत अच्छे। दीपक रतन जी, धर्मवीर कुमार जी, शिवपाल जी, बादल पांडे जी, सीमा कुमारी जी, तालेश्वर कुमार जी, आयुष यादव जी, योगेश जी, हरिश्चंद्र जी, पवन वर्मा जी, संदीप साहनी जी, अभिषेक कुमार जी, गजेंद्र फौजदार जी, विवेकानंद मदेशिया जी, ललिता कुमारी जी, राहुल कुमार जी, चंचला पटेल जी, श्याम सुंदर जी, नीरज कुमार जी, विक्रम जी, दीपक रतन जी, रामबली शाहानी जी, अल्पा मौर्य जी, सत्येंद्र प्रताप जी, विजय कुमार जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। बहुत बहुत स्वागत। समुद्र विज्ञान टॉपिक का, समुद्र विज्ञान यूनिट का, ओशिनोलॉजी यूनिट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आप लोगों को कराने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है महासागरीय धाराएं, ओशियन करेंट्स। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां से आपके लिए प्रश्न पुटअप हो सकता है, प्रश्न बन सकता है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करने बच्चे हम लोग जा रहे हैं, शुरुआत करते हैं। और महासागरीय धाराएं टॉपिक रहेगा। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दूंगा, उन उदाहरणों की मदद से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। पहली बात तो महासागरीय धाराएं होती क्या हैं ये जान लेते हैं। महासागरीय धाराएं का मतलब है कि सागरीय जल की एक विशाल राशि जब एक निश्चित दिशा की ओर गतिशील होती है, एक जल की एक विशाल राशि जब किसी एक निश्चित दिशा की ओर गतिशील होती है तो उसे महासागरीय धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागरीय धारा उसको हम लोग बोलते हैं। ओशियन करंट उसको हम बोलते हैं। महासागरीय धाराएं उसको हम बोलते हैं, ओशियन करंट्स उसको हम बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं उसको? ओशियन करंट्स के नाम से हम लोग उसको पुकारते हैं। अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयत्न आप सभी लोग करेंगे बच्चों। अच्छा, अब हम बात करें, अगर एक उदाहरण में मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि पिक्चर्स में हीरोइन जो है एकदम जॉगिंग करते हुए दिखाई जाती है, ऐसे करके एक जॉगिंग मशीन आती है और उस पर आराम से जॉगिंग करती है हीरोइन, है। अच्छा, जॉगिंग मशीन की अगर स्पीड में बढ़ा दूं तो एकदम अंदर तेजी से चल रही है मशीन और हीरोइन नहीं पकड़ पा रही उसकी स्पीड, तो क्या होगा? हीरोइन पीछे एकदम सिर के बल, चुटिया के बल गिरेगी, है। किसके बल? चुटिया के बल गिरेगी पीछे की ओर। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व इस प्रकार ऐसे करके घूमती है 1666 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 1666 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1666 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। लेकिन पृथ्वी के धरातल पर जो जल मौजूद है, पृथ्वी के अर्थ के सरफेस पर जो वाटर मौजूद है, वो उस स्पीड को कवर नहीं कर पाता। वो उस स्पीड को क्या नहीं कर पाता? कवर नहीं कर पाता।
और यही कारण है कि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व और विषुवत रेखीय प्रदेशों में धाराएं घूमने लग जाती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे घूमने लग जाती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। तीनों महासागर, चाहे कोई सा भी महासागर क्यों ना हो, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में आप लोग धाराओं को पूर्व से पश्चिम दिशा में ही पाओगे। जैसे ये अर्थ का एक क्या है, मैप है आपके सामने। ये अटलांटिक महासागर है, इसमें भी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में धारा पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी। प्रशांत महासागर में भी पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी और हिंद महासागर में भी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में धारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलेगी। बच्चे क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई सा भी महासागर हो, विशेष तौर पर धाराएं 3 महासागरों में ही चलती हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। और तीनों में से कोई सा भी महासागर क्यों ना हो, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में इक्वेटोरियल एरियाज में धाराएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर ही चलती हैं। कारण क्या है मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है जी। अरुण सर, झारखंड जी के कब से स्टार्ट होगा? बेटा आपकी बात मैं पहुंचा दूंगा। इस संबंध में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि झारखंड जी के आखिरकार कब से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। चलिए, अच्छा अब हम बात करते हैं आगे की। तो जैसे एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है GME/r²। GME/r², ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। यहां G का मान कांस्टेंट है, M का मतलब पृथ्वी, ME का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, द अर्थ मास ऑफ द अर्थ, द मास ऑफ द अर्थ। ये भी लगभग कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। बदलता क्या है ये? R का मतलब क्या है? पृथ्वी के केंद्र से दूरी, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र से दूरी है R। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पृथ्वी के केंद्र के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी होती है उसका जस्ट उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स उल्टा होता है। यानी कि किसी जगह पर दूरी कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, और दूरी ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। ठीक है, जरा पृथ्वी का आकार हम देख लेते हैं। पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है। पृथ्वी कुछ कैसे है? कुछ इस प्रकार से है, ऐसे करके, ये देख रहे हो आप। अच्छा, पृथ्वी का ये केंद्र है, केंद्र से यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाओगे तो R1 में इस दूरी को R1 मान लेता हूँ, और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जाओगे तो R2 मान लेता हूँ। अच्छा, R1 बड़ी है कि R2? R2 बड़ी होगी, यानी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पृथ्वी थोड़ी सी कैसी उभरी हुई है, इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्रों में केंद्र से दूरी जो है ज़्यादा होगी। और जब दूरी ज़्यादा होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम। यानी कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा, और अगर दूरी कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ज़्यादा। और ध्रुवीय क्षेत्रों में इन जगहों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? कम। इसीलिए जी क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल गया, ध्रुवीय क्षेत्रों में R का मान होता है कम, और जहां R का मान कम होगा वहां G क्या होगा? ज़्यादा। तो यहाँ पर G कैसा होगा बेटा? ज़्यादा। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, और मेरे प्यारे बच्चे जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या? जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। अच्छा, मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, एक विद्यार्थी है मुझे नीचे की ओर खींच रहा है, मेरे हाथ खींच रहा है। अब ज्यादा बल लगाएगा तो मैं ज्यादा झुक जाऊंगा, एकदम यूं। कम बल लगाएगा तो मैं कम झुकूंगा। अब जी कम कहां लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम कहां है? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। इसीलिए पानी का तल यहां कैसा होगा? ऊंचा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम है। और पानी का तल, गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा कहां है? ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसलिए यहां पानी का तल कैसा होगा? कम होगा। यहाँ पानी का तल कम ऊंचा होगा, यहाँ पानी का तल ज़्यादा ऊंचा है। और संतुलन करने के लिए धाराएं कैसे चलती हैं? विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर धाराएं चलती हैं।
कैसे विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर क्या चलती हैं, धाराएं चलती हैं, करंट्स चलती हैं। किधर से, इक्वेटोरियल इलाके से पोल्स की ओर क्या चलती हैं, धाराएं चलती हैं। ठीक है जी, अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं बेटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एकदम से क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर आप इस चीज को देख लीजिए कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम चलने के पश्चात, यहाँ पूर्व से पश्चिम चली, इधर भी पूर्व से पश्चिम, इधर भी पूर्व से पश्चिम, क्यों चलती है मैंने आपको बताया। इसके बाद धाराएं तल संतुलन करने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती है, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इधर से भी ऐसे करके और ऐसे करके चलेंगी, यहां भी इस प्रकार से धाराएं चलेंगी। क्यों चल रही है, तल संतुलन करने के लिए, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पानी का तल ऊंचा और ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी का तल नीचा। तल संतुलन करने के लिए धाराएं कैसे चलती हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर धाराएं जो है चलने लगती हैं। गुरुजी लिखने दीजिएगा प्लीज, आराम से प्लीज। अमर सिंह जी बिल्कुल लिखने दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अभी मैं कुछ चीज समझा रहा हूं, लिखित रूप में बताऊंगा, पूरा लिखने दूंगा। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चे एक कॉन्सेप्ट और समझाना है मुझे, वही कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूं, हाँ इसलिए आज कुछ और हूं। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। कौन हूं, खलनायक हूं। ठीक है जी, और वो खलनायक कौन है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या करता है, उत्तरी गोलार्ध में धाराओं को, पवनों को विषुवत रेखा से किस ओर मोड़ता है, अपने दाहिनी ओर। किधर, विषुवत रेखा से दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में विश्व धाराओं को कैसे मोड़ेगा, बाईं ओर मोड़ेगा बच्चों। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, विषुवत रेखा से ऊपर वाला आधा गोला, कैसे मोड़ता है धाराओं को और पवनों को, दाहिनी ओर, दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में धाराओं को कैसे मोड़ता है बेटा, बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड। कैसे मोड़ता है बच्चे, बाईं ओर, और ये दाहिनी ओर मोड़ता है। क्लियर है, बस। अब यहां पर फिर से देखो, इस इमेज में देखो फटाफट से, यहां पर देखो दाहिनी ओर। अब कोरियोलिस बल इन सीधी चलती हुई पवन धाराओं को कैसे मोड़ेगा, दाहिनी ओर, फिर मोड़ देगा एक बार दाहिनी ओर, चक्र का रूप प्राप्त कर लिया। इस धारा को कोरियोलिस बल ने कैसे मोड़ा, दाहिनी बाईं ओर, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध है, बाईं ओर मोड़ दिया, और फिर एक बार बाईं ओर मोड़ दिया, चक्र का रूप प्राप्त कर लिया धारा ने। पानी जहां से चला था वहीं की वहीं वापस आ गया, जल जहां से चला था वहीं की वहीं वापस आ गया। और इस प्रकार धाराएं क्या करती हैं, एक चक्राकार रूप ले लेती हैं, एक साइक्लिक फॉर्म को गेन कर लेती हैं, साइक्लिक फॉर्म को प्राप्त कर लेती हैं, चक्राकार रूप प्राप्त कर लेती हैं बच्चे। बोलो क्लियर है, समझ में आया। चलिए एक बार फिर समझाता हूं। मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तीनों महासागरों में धाराएं जो है कैसे चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। क्या, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में तेज गति से घूम रही है, उसके ऊपर मौजूद जल उस स्पीड को कवर नहीं कर पाता, इसलिए वो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाने लगता है। ठीक है, अच्छा, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पानी का तल कैसा है, ऊंचा। ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी का तल कैसा है, नीचा। धाराएं कैसे चलती हैं, विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर, कुछ इस प्रकार से चलने लगेंगे। किसके लिए, तल संतुलन करने के लिए। अब क्या क्या होगा, अब कोरियोलिस बल का प्रभाव होगा। कोरियोलिस बल इस पवन को, इस धारा को किधर मोड़ेगा, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए दाहिनी ओर मोड़ देगा, एक बार फिर दाहिनी ओर मोड़ देगा। धारा ने चक्र का रूप प्राप्त कर लिया, जहां से धारा चली थी वहीं वापस आ गई, जहां से धारा चली थी वहीं वापस आ गई, जहां से धारा चली थी वहीं वापस आ गई। बोलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है जी, बस ठीक है भाई, आगे बढ़िए। ठीक है जी, आगे बढ़िए भाई, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, तो इसी प्रकार से चाहे हिंद महासागर हो,
चाहे वो अटलांटिक महासागर हो, चाहे वो प्रशांत महासागर हो, तीनों महासागरों में चक्राकार रूप प्राप्त करते हुए धाराएं चला करती हैं। इनको अब लिखने की बारी है। जैसे भैया कह रहे थे, भैया गुरुजी लिखा जरूर देना, तो मेरे बच्चे मैं जरूर लिखाऊंगा। देखो मैंने 3 पॉइंट बताए यहाँ पर। पहला पॉइंट आपके सामने है, क्या बताया था मैंने कि चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में 1666 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूर्णन कर रही है, घूम रही है, जिसे धरातलीय जल कवर नहीं कर पाता। फलस्वरूप विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में धाराएं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करने लग जाती हैं। 1666 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में, जल उसे कवर नहीं कर पाएगा, जल पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने लग जाएगा। फटाफट से कॉपी कर लो बच्चे, ठीक है जी। गुरुजी कोरियोलिस बल क्या होता है? एक फेरल का नियम है बेटा कि पृथ्वी घूर्णन गति इत्यादि करती है ना, इन्हीं प्रभावों से, इन कुछ बहुत सारे प्रभाव हैं, उनके संयुक्त प्रभाव से एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस बल। वो धाराओं को, पवनों को अब उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। ठीक है भाई। अल्पा मौर्य जी कह रही हैं सर जी, केशपाल सर बोले हैं कि हिस्ट्री खत्म होने पर शुरू कर देंगे झारखंड जी के। भाई वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कब खत्म होगा सिलेबस? जल्दी खत्म हो जाएगा भाई बच्चे, नरेश जी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ये कॉपी आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको? बताया था कि चूंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम लगता है, अतः विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पानी का तल ऊंचा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी का तल नीचा होता है। फलस्वरूप धाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलने लगती हैं। फलस्वरूप धाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलने लगती हैं। चूंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षा कम लगता है, अतः विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पानी का तल ऊंचा, ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी का तल नीचा। फलस्वरूप विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर धाराएं चलने लगती हैं। 2 बार बता दिए, फटाफट से कॉपी कर लो इस पॉइंट को भी। दूसरा पॉइंट है बच्चों, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा। सर राजस्थान के बारे में बताओ, तुम लोग मेरे आगरा के बारे में बताओ, कोई कह रहा दुबई के बारे में बताओ। अरे जब टॉपिक आएगा जब ही तो बताऊंगा कि वैसी कहानी सुना दूं तुम्हें राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, आगरा की है। प्रादेशिक भूगोल कराऊंगा, दुबई के बारे में बता दूंगा। राजस्थान से कोई पॉइंट होगा राजस्थान से ही बता दूंगा। धार मरुस्थल आएगा तो राजस्थान से ही बता दूंगा। है बताओ, कल को कोई कहेगा कि भैया बीकानेर के बारे में बताओ, परसों कहेगा काशी फल के बारे में बताओ, तरसों कहेगा कि लाल शर्ट के बारे में बताओ। पूरी क्लास तो बताने में निकल जाएगी है। ठीक है भाई, कॉपी कर लिया तुमने। आगे बढ़ते। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था कि कोरियोलिस बल इन धाराओं को उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। लो भाई कॉपी कर लो उसको भी, ठीक है जी। चलिए भाई, तो इस प्रकार से बच्चे ये तीनों पॉइंट हो गए, और अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ अन्य पॉइंट्स की जो धाराओं से ही संबंधित हैं। किन से संबंधित हैं? धाराओं से। चलिए चलिए, हाँ न्यूज चल रहा है। अब कोई विशेष खबर हो तब भी तो न्यूज चैनल पे आएगी कि वैसे ताजमहल दिखाता रहेगा न्यूज चैनल वाला है? क्या आगरा में ब्रेकिंग न्यूज, आज की ताजा खबर, आगरा में है ताजमहल, आगरा में है किला, आगरा के निवासी हैं अरुण सक्सेना जी। ऐसे तो हीरा पॉइंट बनाया है। कोई खबर आए आगरा से, अभी सांसदी के चुनाव चल रहे हैं, अब एक खबर बन जाएगी कि आगरा से लोकसभा सीट के फलाने प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली, तब फिर आगरा के बारे में बता दूंगा तो। चलो ये भी कॉपी कर लिया होगा। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये मैप है, जो धाराएं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं वे धाराएं गर्म धाराएं होती हैं। ठीक है जी,
क्योंकि गर्म विषुवत-रेखीय क्षेत्र कैसा होता है? हमेशा गर्म रहता है, हमेशा गर्म। इक्वेटोरियल एरिया हमेशा गर्म होता है, वार्म होता है, तो जो धाराएं हैं वो भी गर्म होंगी। तो विषुवत-रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलने वाली धाराएं जो है कैसी होंगी? गर्म धाराएं होंगी। और जो वो धाराएं जो ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत-रेखीय क्षेत्रों की ओर चलें, वो धाराएं कैसी होंगी? वो धाराएं ठंडी धाराएं होंगी। बताओ बच्चे, ये वाली धारा कैसी होगी? ये वाली धारा गर्म होगी। और ये वाली धारा कैसी होगी बच्चे? ये वाली धारा होगी कैसी? ठंडी। ये वाली धारा गर्म और ये वाली धारा ठंडी। क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, जो धारा गर्म होगी बच्चे, जो धारा गर्म होगी, जो धारा गर्म होगी वो आसपास के तट का तापमान, ये जो तटीय क्षेत्र है ना, ये जो तटीय क्षेत्र है इनका तापमान बढ़ा देगी। इन तटीय क्षेत्रों का तापमान बढ़ाएगी, तापमान बढ़ाएगी और वर्षा कराएगी। तटीय क्षेत्रों का तापमान क्या करेगी? बढ़ा देगी और क्या कराएगी? वर्षा करा देगी। क्लियर हो गया? कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी और रेनफॉल करा देगी बच्चे। एकदम से क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? एग्जैक्ट है कि नहीं है? चलिए, अब हम बात करते हैं ठंडी धाराओं की। ठंडी धाराएं क्या करेंगी प्यारे बच्चे? ठंडी धाराएं जो हैं, जैसे यहां से ठंडी धारा चल रही है एक ऐसे, ये वाली, ये ठंडी धारा है, ये तटीय क्षेत्र का तापमान, जैसे मान लो इधर से एक ठंडी धारा चल रही है ऐसे करके, यूं चल रही है, तो इस तटीय क्षेत्र का, इस क्षेत्र का तापमान गिरा देगी, घटा देगी तापमान, और वर्षा की क्रियाविधि में रुकावट डाल देगी और मरुस्थल का निर्माण कर देगी। यहाँ क्या बन जाएगा? मरुस्थल बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। जैसे मोजे मरुस्थल, यहाँ पर एक धारा बह रही है, यहाँ पर कौन सी धारा बह रही है? फॉकलैंड धारा। और फॉकलैंड धारा के कारण यहाँ पैटागोनियन मरुस्थल बनना है। यहाँ एक धारा बह रही है बेंगुएला धारा, यहाँ आपका नामीब मरुस्थल बनना है। यहाँ एक कनारी धारा बह रही है, इसके कारण यहाँ सहारा मरुस्थल बनना है। ठीक है जी। यहाँ एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा बह रही है, यहाँ ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल बनना है। तो जहाँ भी ये ठंडी धाराएं बहती हैं, अपने तट का तापमान गिरा देती हैं, वर्षा को अवरुद्ध कर देती हैं और मरुस्थल के विकास में सहायता पैदा करती हैं। मरुस्थल के विकास में सहायता कर देती हैं बच्चे। क्या कर देती हैं? मरुस्थलों के निर्माण में सहायता कर देती हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चे? ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट और सुन लो, एक पॉइंट और भी सुन लो भाई। और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है, वो पॉइंट किससे रिलेटेड है? वो पॉइंट है बच्चे, क्या है वो पॉइंट? ठंडी धारा और गर्म धारा। ठंडी धारा और गर्म धारा जहां कहीं भी मिलेगी, यहां पर क्या है? ये गर्म धारा चल रही है। क्या चल रही है? गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म धारा चल रही है। और यहां पर क्या है? ठंडी धारा आ रही है ऐसे करके। और ये ठंडी और गर्म धाराएं जिस जगह पर मिलती हैं, ठंडी और गर्म धाराएं जिस जगह पर मिलती हैं, वहां मत्स्य ग्रहण क्षेत्र का विकास होता है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र का विकास होता है। ठीक है। फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप होती है। जैसे एक है, नीचे से एक गर्म धारा बह रही है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम, और ऊपर एक ठंडी धारा बह रही है, और उस ठंडी धारा का नाम क्या है? लैब्राडोर धारा। लैब्राडोर धारा। और ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक और जॉर्जेस बैंक, जॉर्जेस बैंक नामक मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का निर्माण होता है। ग्रैंड बैंक और जॉर्जेस बैंक नामक मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का विकास होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है, अनु मौर्य जी,
कि भैया मरुस्थल क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर है उससे कम औसत वार्षिक वर्षा हो बच्चे, उसे मरुस्थल कहते हैं। जहाँ औसत वार्षिक वर्षा एवरेज एनुअल रेनफॉल काफ़ी कम हो उसे कहते हैं मरुस्थल बच्चे। तो ये हो गए भैया प्रभाव इन धाराओं के, ठंडी धारा के, गर्म धारा के, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे। और ये सारे के सारे प्रभाव भी मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ मैथ तो भी इन चीज़ों के देख लेते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया है, क्या बताया है कि धाराओं का निरंतर प्रवाह पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करने की दिशा में प्रकृति का प्रयास है। गर्म धाराएं जब तट के तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं ठंडी धाराएं अपने प्रवाह मार्ग क्षेत्र के तापमान में गिरावट लाती हैं, जिससे वहां मौसम शुष्क और सर्द हो जाता है। ठीक है जी, गर्म धाराएं तट का आसपास के क्षेत्रों का तापमान बढ़ा देंगी, वर्षा कराने में सहायक होंगी। ठंडी धाराएं अपने आसपास के क्षेत्र का तापमान गिरा देंगी, मरुस्थलों के निर्माण में सहायक हो जाएंगी। ठीक है जी। दीपक रतन जी बोल रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा? बेटा वो भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, परेशान मत हो, सारी चीज बताऊंगा। सर ये क्या है? मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है जहां से मछलियां पकड़ी जाती हैं। ठीक है जी। राजन जी साउंड नहीं आ रहा है बेटा, मेरी तरफ से तो आ रहा है, तो अपनी तरफ से एक बार चेक कर लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हाँ आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मरुस्थल से क्या लाभ होता है? हर चीज से लाभ थोड़ी नहीं होता अल्पा मौर्य जी, हर चीज से लाभ थोड़ी ना होता। चलिए ये इन कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, गर्म धाराएं अपने साथ लाने वाली आर्द्र पवनों से वर्षा कराती हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारण बनती है, जिनसे वहां पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश का निर्माण हुआ है, जहां सालों भर वर्षा प्राप्त होती है। जबकि ठंडी धाराएं तटीय भाग में आर्द्र पवनों के प्रभावी नहीं होने की स्थिति उत्पन्न कराती हैं, जिनके कारण वहां मरुस्थलों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बेंगुएला धारा के कारण कालाहारी, फॉकलैंड धारा के कारण पैटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है। ये फॉकलैंड धारा है भैया, क्या है? फॉकलैंड करंट है। लिख लो भाई फटाफट से। गर्म धाराएं वर्षा कराएंगी, ठंडी धाराएं मरुस्थलों के निर्माण में सहायता करेंगी। जल्दी से लिख लो भाई फटाफट से। सर प्लेटफॉर्म से पे लिखा होता है कि समुद्र तल से 130 मीटर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई है, समुद्र तल से 130 मीटर ऊंचा है वो, कहानी खत्म। माओ बाओ मोआ मोआ है, ये क्या भाई? मोए मोए, ये क्या होता है राजकुमार जी? रंजीत कुमार जी साउंड आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हरिश्चंद्र आर्या जी बता दिया मैंने, आपका जवाब दे दिया भाई। फटाफट से कॉपी करो, कॉपी कॉपी कॉपी, आगे बढ़ने दीजिए, फटाफट से आप कॉपी करेंगे। समुद्र में लहर कैसे उठता है? भाई वाह, तुमने तो मौज कर दी, तभी ये मोए मोए कह रहा है? तो ऐसे प्रश्न पूछोगे तो भैया मोए मोए करेगा। लो भाई अंग्रेजी मीडियम वालों फटाफट से कॉपी करो। मुझे प्लीज बता दीजिए लू क्या होता है? लू गर्म हवा होती है, भारत पाकिस्तान में चलती है बेटा। मस्की आर्ट जी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट। अब सुनो नेक्स्ट विशेषता क्या है? ठंडी धाराएं अपने साथ प्लवकों को लाती हैं, प्लैंकटन लाती हैं, जो मछलियों का मुख्य आहार है। जहां ठंडी व गर्म समुद्री धाराएं मिलती हैं, वहां प्लवकों के उत्पन्न होने की अनुकूल दशाएं निर्मित होती हैं। उदाहरण के लिए न्यूफाउंडलैंड के समीप ठंडी लेब्राडोर धारा एवं गर्म गल्फ स्ट्रीम के मिलने से इस क्षेत्र में ग्रैंड बैंक, ठीक है जी, ग्रैंड बैंक, ठीक, वो जॉर्जेस बैंक जैसे मत्स्यन बैंकों का विकास हुआ है। पेरू के तट पर एंकोवीज मछलियों का वितरण भी पेरू या हम्बोल्ट ठंडी धारा से संबंध रखता है, क्योंकि ये उनके लिए प्लैंकटन लाती है। जब एल नीनो गर्म जलधारा यहाँ प्रभावी होती है तो ठंडी पेरू धारा यहाँ सतह से ऊपर नहीं आ पाती और यहाँ मत्स्य उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहने का सीधा सीधा सेंस ये है
कि ठंडी धाराएं अपने साथ मछलियों का भोजन प्लैंकटन लाती हैं, और जहां भी ठंडी और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं वह पानी हो जाता है सम, न रहता गर्म न ठंडा, और वहां पर मछलियों का भोजन भी उपलब्ध होता है। यही कारण है कि उन क्षेत्रों में मत्स्य ग्रहण क्षेत्र बन जाता है, मत्स्य ग्रहण क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, कॉपी करो फटाफट से। प्लवक क्या होते हैं? मछली का भोजन, जैसे हम भोजन में रोटी ग्रहण करते हैं ऐसे ही मछलियां प्लैंकटन या प्लवक खाती हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, पेरू धारा, एल नीनो धारा, हम्बोल्ट धारा, इनके बारे में अभी तुम चुपचाप बने रहो, बस इतना लिख लो। ग्रैंड बैंक, जॉर्जेस बैंक तक मैंने कराया है, लिख पूरा लो। अभी मैं पेरू, हम्बोल्ट सारी धाराएं कराने वाला हूं, परेशान मत होना। ठीक है जी, सारी की सारी धाराओं के बारे में बताने वाला हूं। ये 3 लाइन भी आपको बाद में समझ में आ जाएंगी जब मैं अच्छी तरीके से उनको समझा दूंगा। 3 महासागरों की धाराओं को हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले अटलांटिक महासागर की धाराओं की चर्चा हम लोग करेंगे। सर पेरू क्या है? पेरू एक देश है बेटा, धारा का भी नाम है पेरू। गुरुजी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है बेटा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। अंग्रेजी माध्यम वालों तुम भी लिख लो बेटा, तुम भी लिख लो फटाफट से। क्या टेम्परेचर के अंतर के कारण भी धाराएं चलती हैं? नहीं नहीं, पानी के तल के अंतर के कारण चलती हैं। करो भाई फटाफट से। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम सीधे चलते हैं बच्चे बंदरगाहों की तरफ। ये बंदरगाह, बैंक यानी कि मत्स्य ग्रहण क्षेत्र को बैंक का नाम दे दिया गया है मस्कियार्ड जी। ये वाला जो आप देख पा रहे हो यहां पर, ये क्या है? ये अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक ओशियन है। क्या है? अटलांटिक ओशियन है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन ये रहा। ये अटलांटिक ओशियन के बीच से होकर विषुवत रेखा गुजर रही है, इक्वेटर पास कर रही है, 0 डिग्री अक्षांश पास कर रही है, विषुवत रेखा पास कर रही है, विषुवत रेखा, इक्वेटर, इक्वेटर पास कर रही है, विषुवत रेखा पास कर रही है। ठीक है जी, अच्छा, इसके ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर है, इसके नीचे दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। सबसे पहले हम उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा को पढ़ेंगे। ठीक है जी, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में धाराएं कैसे चलती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर, इसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, विषुवत रेखीय धारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इसे हम क्या कहेंगे? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहेंगे, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहेंगे इसको। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। ये धारा जब, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जैसे एक बच्चा है वो भारत में जन्म लेता है तो राम मोहन सोहन उसका नाम होता है, वही बच्चा पाकिस्तान में जन्म ले लेता है तो उसे रहीम, सलीम ये नाम हो जाते हैं, और वही बच्चा अगर अमेरिका में जन्म ले लेता है तो डोनाल्ड ट्रंप है, बर्किन हेड और जाने क्या क्या नाम होते हैं। तो कहने का मतलब बच्चा तो वही है, मनुष्य का ही बच्चा है, लेकिन अलग अलग जगह पे पैदा हो रहा है, वहां की अलग अलग भाषा और संस्कृतियों के अनुसार उसका नाम रखा जा रहा है। इसी प्रकार धारा, पानी वही है, लेकिन जहां जहां जा रहा है स्थानीय संस्कृति के अनुसार, स्थानीय भाषा के अनुसार उसका नाम रख दिया जाता है। यहाँ पर द्वीपीय क्षेत्र है और उनको ग्रेटर एंटिल्स, लेजर एंटिल्स कहा जाता है, इसीलिए इस धारा का नाम एंटिलीज धारा पड़ जाता है।
एंटलीज धारा पड़ जाता है। ठीक है जी। जब ये धारा ऐसे करके बाहर निकलती है तो यह फ्लोरिडा क्षेत्र है, इसीलिए इस धारा का नाम फ्लोरिडा धारा हो जाता है, फ्लोरिडा धारा। अब ये धारा ऊपर की ओर जाएगी, क्यों जा रही है ऊपर की ओर? तल संतुलन के लिए। पानी का तल विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में ऊंचा, ध्रुवीय क्षेत्रों में नीचा, तल संतुलन के लिए धारा चल रही है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको गल्फ स्ट्रीम कहेंगे, गल्फ स्ट्रीम। और अब क्या होगा? अब कोरियोलिस बल इन धाराओं की दिशा को क्या करेगा? मोड़ेगा। कौन सा फोर्स? कोरियोलिस बल। उत्तरी गोलार्ध में धाराओं को किस ओर मोड़ता? दाहिनी ओर। किस ओर? दाहिनी ओर। इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसको हम कहते हैं। इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा ऊपर की ओर जा रही है, इसी को हम नॉर्वेजियन धारा भी कहते हैं, नॉर्वेजियन धारा। क्या कहते हैं? नॉर्वेजियन धारा कहते हैं। इस धारा का सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है? नॉर्वे देश को होता है। ये एक धारा गर्म है, कहाँ जा रही है? यूरोप के तटीय क्षेत्रों में। और यही कारण है कि यूरोप के तटीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ा देती है, वहां कोहरा खत्म हो जाता है और तटीय क्षेत्रों के बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं। यह विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है, क्योंकि इसके इधर क्या है? इसके इधर भी विकसित देश है और इसके इधर भी विकसित देश है। इसकी एक शाखा नॉर्वे देश को ओर चली जाती है, नॉर्वेजियन धारा कहलाती है। सबसे ज्यादा लाभ नॉर्वे देश को इसको होता है। अच्छा बच्चे, एक धारा यहां भी बह रही है, इसकी एक शाखा ऊपर की ओर ऐसे भी जा रही है, इसको कहते हैं इरमिंगर धारा, इरमिंगर धारा। ठीक है। और कोरियोलिस बल ही इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को पुनः दाहिनी ओर मोड़ता है। और आप जानते हैं कि ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जो धाराएं चलती हैं वो कैसी धाराएं होती हैं? वो ठंडी धारा होती है। और यहाँ पर इस धारा का नाम क्या होगा? इस धारा का नाम होगा कनारी धारा। क्या नाम होगा बच्चे? कनारी धारा, ठंडी धारा है। ठीक है। अच्छा, ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण यहां पर लेब्राडोर धारा आ रही है, लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर धारा किसके कारण आ रही है? ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण। और यहां भी ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण एक धारा आ रही है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा ध्रुवीय बर्फ के पिघलने के कारण चल रही है। बच्चे, जहां पर भी ये लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम मिलेगी वहां मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों का विकास होगा, जिनको हम ग्रैंड बैंक, जॉर्जेस बैंक इत्यादि रूप में जानते हैं। तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हो गई। जरा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आइए, पुनः विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में धाराएं कैसी चल रही होंगी? पूर्व से पश्चिम। इसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा, दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा। ठीक है। साउथ इक्वेटोरियल करंट धारा पुनः कैसे चलेगी? तल संतुलन करने के लिए ध्रुव की ओर चलेगी। नाम हो जाएगा इसका ब्राजील धारा। क्या नाम हो जाएगा? ब्राजील धारा नाम हो जाएगा। अच्छा, इधर से एक ठंडी धारा आ रही है नीचे से। ठीक है। क्या आ रही है? ठंडी धारा आ रही है। और ठंडी धारा थोड़ी सी ऊपर की ओर मुड़ेगी, इसका नाम हो जाएगा फॉकलैंड धारा। क्या नाम हो जाएगा? फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड धारा। ठीक है। और ये धारा कैसे चलेगी? ऐसे। इसका क्या कहेंगे हम? पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पछुआ पवन प्रवाह, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इसको हम कहेंगे। और कोरियोलिस बल पुनः इसको कैसे मुड़ेगा? बाईं ओर। नाम हो जाएगा क्या? बेंगुएला धारा, बेंगुएला धारा। यहां पर पछुआ पवन के घिस्से के कारण तीनों महासागरों में धारा चल रही है। और पछुआ पवन क्या दे रही है? घिस्सा दे रही है।
और इसीलिए पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं। हिंद महासागर में भी मिलेगी, अटलांटिक महासागर में भी और प्रशांत महासागर में भी। इस प्रकार से दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी इसने चक्राकार रूप ले लिया और उत्तरी अटलांटिक महासागर में भी इसने चक्राकार रूप ले लिया है। आप बड़े आराम से देख लो भाई, ये अटलांटिक महासागर की धाराएं हो गई। ठीक है जी। इस फॉकलैंड धारा के कारण यहाँ पैटागोनियन मरुस्थल बनना है। इस बेंगुएला धारा के कारण यहाँ नामीब मरुस्थल बनना है, नामीब मरुस्थल। ठीक है जी बच्चे, यहाँ क्या बनना, नामीब मरुस्थल बनना है, नामीब मरुस्थल, नामीब डेजर्ट। और यहाँ पर क्या बनना है, यहाँ पैटागोनियन डेजर्ट बनना है, पैटागोनियन मरुस्थल, पैटागोनियन मरुस्थल। और यहाँ क्या बनना भाई, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। ठंडी धाराएं क्या बनाती हैं, मरुस्थल बनाती हैं। चेक कर लो आराम से, देख लो, पढ़ लो आराम से, क्लियर कर लो आराम से। ठीक है जी। रिपीट करें सर, रिपीट थोड़ी ना होगा बेटा। विनय चंद्रवंशी जी देख लो आप आराम से, तुम्हारे सामने तो सब लिखा हुआ है। अब इसमें रिपीट करने की क्या बात है, इसमें रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अब हिंदी में देख लो, लिखित रूप में देख लो, अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं। कौन कौन सी धाराएं अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं हैं? उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा है, एक एंटलीज धारा है, एक फ्लोरिडा धारा है। फटाफट से तुम कॉपी कर लो बेटा, प्यारे बच्चे क्या कर लो, कॉपी कर लो। प्यारे बच्चे क्या करना है तुम्हें, कॉपी करना है, कॉपी करो फटाफट से। शाबाश, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। ठीक है, चलिए ये आपने कॉपी कर ली होंगी। और भी धाराएं हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इरमिंगर धारा। सारी धाराएं मैंने बताई हैं कहाँ चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, सारी चीजें मैंने बताई हैं। उतारो, कॉपी करो। गोपी कुमार जी पूछ रहे हैं टाइम जोन कैसे चेंज होता है। हर 15 डिग्री देशांतर पर एक टाइम जोन होता है। 15 के बाद 16वें देशांतर पर जाओगे तो 16वीं डिग्री देशांतर पर टाइम जोन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। स्थिति के अनुसार, दूरी के अनुसार, देशांतर रेखाओं के अनुसार टाइम जोन अलग होते हैं, बदलते हैं। सर बहुत आसान हो गया समझने में भाई, वाह बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम मुस्कान से मस्की बनी है, आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। अच्छा, लिखा मस्की आर्ट है। अब तुम कैसे मैं पहचानूंगा मुस्कान हो तुम, मुस्कान जी। चलिए भाई, नेक्स्ट गर्म धाराएं कौन सी, नॉर्वेजियन धारा, दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा, ब्राजील धारा। ये भी कैसी धाराएं बेटा, ये भी गर्म धाराएं हैं। किसकी, अटलांटिक महासागर की। सर पूछने पर आप बता नहीं रहे, क्या पूछ रहे भैया। बिल्कुल बता दूंगा भाई, सही से पूछो प्रश्न, टॉपिक से रिलेटेड पूछो तो बताऊंगा। अब तुम ये कहो राजस्थान के बारे में बताओ, महाराष्ट्र के बारे में बताओ, कर्नाटक के बारे में बताओ, दुबई के बारे में बताओ, राजा हरिश्चंद्र के बारे में बताओ, हैं तो अभी कैसे बताऊंगा, अभी तो मैं धाराओं के बारे में बता रहा हूँ ना। उसके बाद जब कोई टॉपिक आएगा तब मैं बताऊंगा। अब अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं कौन कौन सी हैं बच्चे, जरा ये भी लिख लो फटाफट से। चलिए, लेब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, कनारी धारा, ये सब अटलांटिक महासागर की कैसी धाराएं, ठंडी धाराएं हैं। सर आरडब्ल्यूए टीम यूपीएससी की तैयारी कराती है, हाँ जी कराती है। सिविल सर्विसेज बाई आरडब्ल्यूए चैनल पे चले जाओ, करा रही है। नॉर्वे को किस प्रकार लाभ होता है, उसके तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है, तटीय क्षेत्र के बंदरगाह हमेशा खुले रहते हैं, ये लाभ होता है।
मनीष राजपूत जी, लाभ ही लाभ है, मोजा ही मोजा है नॉर्वे का है। चलिए ये भी कॉपी कर लिया होगा अपने बच्चे। इसके बाद फॉकलैंड धारा, पछुआ पवन प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह, बेंगुएला धारा, ये भी ठंडी धाराएं हैं। कॉपी करो फटाफट से। कहानी सुनाऊं? सो जा मेरे नन्हे मुन्ने बेटा सो जा, सो जा मेरे बच्चे सो जा, प्यारे बच्चे सो जा, तुझे नींद आ रही है सो जा, गुरुजी लोरी गा रहे हैं तू सो जा। है कहानी सुन ली, अब सो जाओ आराम से। जैसे बच्चे वैसे गुरु है। चलिए भाई बहुत अच्छा, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। कल इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ाएंगे प्रशांत महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की धाराएं। तो कहने का तात्पर्य है सारी धाराओं को कल कंप्लीट करा देंगे। कल भी जरूर आना। अब तो मुझसे लोरी गाने को कहोगे, लोरी भी गा दूंगा। बढ़िया बढ़िया। अमित कुमार यादव जी को बहुत हंसी आ रही है भाई। जैसे बच्चे वैसे मास्टर, कलयुगी बच्चे कलयुगी मास्टर है। बच्चे लोरी करने को कहें तो मैं सीधा टॉपिक सेट के सीधे लोरी सुनाने लग जाऊंगा। तुमको कहानी सुनाओ तो कहानी सुनाऊं, तुमको नाचो तो मैं ठुमके लगा दूं। बताओ तुम किस चीज की डिमांड है तुम्हारी, ठुमका लगाओ। एक बच्चे को मैं समझा रहा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। अब वो ये कह रहा गुरु समझ में नहीं आ रहा, मैं ठुमका लगाता हूँ एक दो तो वही समझ में आएगा, तब आएगा तुम्हें समझ में। मजा नहीं है, यूँ कह रहा मजा नहीं आ रहा। मैंने कि मुर्गी जान से गई, मुल्ला जी को मजा ही नहीं आ रहा। मैं ठुमका लगाता हूँ एक दो, ऐसे करके मैंने जैसे किया वैसे वैसे हंसने लग गया है। ठुमका लगा दूँ तो मजा ठुमके में, ठुमका देख है। ठीक है भाई, कल मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।